बच्चों आजकल हम ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना सीखा था। मॉड ऑफ z माइनस जेड नॉट इक्वल्स टू r, ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है जिसका सेंटर z नॉट और रेडियस r है। उससे हमने काफी सारे क्वेश्चन भी बच्चों सॉल्व किए थे। आइए इस क्लास में भी हम थोड़े कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसी फॉर्मूले से। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है जी, कहा है अमंग द कॉम्प्लेक्स नंबर्स z which satisfies mod of z minus 25 iota less than or equals to 15, find the complex number z having least modulus, maximum modulus, least positive argument, maximum positive argument। तो भाई पहले इस इक्वेशन से समझो, ये क्या बता रहा है, मोड ऑफ z माइनस 25 आयोटा लेस देन इक्वल्स टू 15। इसका मतलब तो ये हुआ कि एक सर्कल के इंटीरियर पार्ट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों। और ये सर्कल कौन सा है, जिसका सेंटर 25 आयोटा पे है, मतलब कि 0,25 है और उसका रेडियस 15 है। डायग्राम बना लो भाई। ये बच्चों अपना सर्कल है, इसका सेंटर 0,25 पे है, मतलब कि y एक्सिस पे इसका सेंटर है बच्चों। ये बना दिया मैंने y एक्सिस और यहां x एक्सिस। तो बच्चों इसमें आप देख रहे हैं यहां ये जो सेंटर है ये 0,25 है, 0,25 और इस सर्कल का रेडियस 15 है, इसका रेडियस 15 है। तो ये पॉइंट क्या हो गया अभी, ये हो गया 0,10, या मैं इस पॉइंट को कह सकता हूं 10 आयोटा। ऐसे ये वाला पॉइंट क्या हो गया भाई, यहां तक 25 आगे 15 और हुआ तो ये पॉइंट हो गया 40 आयोटा। अब बच्चों जो पॉइंट है वो इस सर्कल के अंदर लाई करता है या तो इसके सरकमफेरेंस पे लाई करता है। तो इसके अंदर या इसके सरकमफेरेंस पे लाई करता है। पूछा गया है लिस्ट मॉडुलस वाला पॉइंट आप बताओ। लिस्ट मॉडुलस का मतलब क्या हुआ, वो पॉइंट जो ओरिजिन के सबसे ज्यादा नजदीक है, जो सबसे नजदीक है वो वाला बताओ भाई। डायग्राम से देख के बताइएगा इस कहानी में पॉइंट जो सर्कल के अंदर है या सर्कल पे लाई करता है और ओरिजिन के सबसे नजदीक है वो कौन से वाला है। क्या ये नहीं दिखाई दे रहा, 10 आयोटा, 10 आयोटा ही तो है। 10 आयोटा ओरिजिन के सबसे नजदीक है और उस वाली कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है, इसलिए फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर हुआ 10 आयोटा। सेकंड पार्ट की बात करूं, मैक्सिमम मॉडुलस, ओरिजिन से सबसे ज्यादा दूर वाला पॉइंट कौन है, 40 आयोटा। तो मैक्सिमम मॉडुलस वाला पॉइंट हुआ 40 आयोटा और लिस्ट वाला हुआ 10 आयोटा। दो तो बहुत ही आसान थे। अब अगले में पूछा गया लिस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट। पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या है जी, जो लाइन हम बनाएंगे उसको ओरिजिन से ज्वाइन करके, किसी पॉइंट को लेकर उसको ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे, वो एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाएगी उसको हम कहेंगे आर्ग्यूमेंट। अब बच्चों यहां आपको कोई पॉइंट लेना है, इसका सरकमफेरेंस पे लेना है या उसके अंदर लेना है और उसको ओरिजिन से ज्वाइन करना है। एक मैं बना रहा हूं, यहां मैंने कोई पॉइंट लिया ये और इसको यहां मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया, टेंजेंट टाइप जो मैंने बनाया है। अब देखो यदि मैं पॉइंट इससे, यहां मान लीजिए कुछ भी एंगल बन रहा है थीटा, यदि मैं पॉइंट इससे इधर लूंगा तो फिर तो वो उस गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, सर्कल के अंदर नहीं होगा ना सरकमफेरेंस पे होगा, तो इधर तो मैं पॉइंट ले ही नहीं सकता। अब पॉइंट लेना होगा मुझे यहां लूंगा या यहां लूंगा या यहां लूंगा, और जब उसको मैं इससे ज्वाइन करूंगा तो जो एंगल बनेगा वो इस वाले एंगल से ज्यादा बनेगा। तो इस सिचुएशन में जो एंगल बना है वो सबसे कम बना है, माने ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट का आर्ग्यूमेंट सबसे कम है। तो ये है लिस्ट आर्ग्यूमेंट वाला पॉइंट। लिस्ट वाला मैंने पता कर लिया, अब इसको फाइंड करूंगा जी। इस वाले पॉइंट को हमें फाइंड करना है कितना पॉइंट होगा। तो देखिए क्या करते हैं बच्चों, आप यहां से इसको ज्वाइन कर दीजिए,
ये वाला एंगल कितना हुआ रे बच्चों, ये एंगल हुआ 90 डिग्री। ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, परपेंडिकुलर होते हैं बच्चों। ये वाला डिस्टेंस होगा 15, भाई रेडियस ही तो है, तो ये होगा 15 और ये पूरा कितना है 25। तो क्या ये निकाल सकते हो आप? बहुत आराम से निकाल सकते हो रे, पाइथागोरस का थ्योरम यूज करेंगे तो ये बहुत आराम से निकल जाएगा। 25 15, तो ये वाला आ जाएगा बच्चों 20। ये वाला डिस्टेंस कितना आ गया है 20 बच्चों आ गया है। बहुत ईजी है, पाइथागोरस थ्योरम तो यूज किया है। अब बच्चों मुझे तो इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए इसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस और वाई एक्सिस से डिस्टेंस बच्चों निकालना पड़ेगा। उसके लिए मुझे इस एंगल की थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी। मैं इस एंगल को क्या लेट कर लेता हूं, थीटा लेट कर लेता हूं। यदि ये वाला एंगल थीटा है तो ये पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे, इसका नाम भी लिख दो, इस पॉइंट का नाम मैं पी लिख देता हूं। तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट ऐसे बन जाएंगे 20 कॉस थीटा और 20 साइन थीटा। बहुत इजी सी बात है, समझ गए होंगे आप लोग। यदि यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो सामने वाली जो साइड है 20 साइन थीटा होगी, इधर वाली 20 कॉस थीटा होगी। अब बच्चों देखो, यदि ये वाला एंगल थीटा है तो इधर वाला एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा होगा। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखो तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये एंगल बच्चों थीटा होगा। अब इस ट्रायंगल में देखो, मैं साइन थीटा कॉस थीटा निकाल सकता हूं ना। तो कॉस थीटा का वैल्यू देखो, कॉस थीटा क्या होगा 15/25, 15/25 और साइन थीटा क्या होगा जी 20/25। तो कितना आ गया जी पॉइंट ये अपना, इसको भैया सॉल्व करना पड़ेगा। ये तो इसको मैं इससे कैंसिल कर लेता हूं 5 से, तो यहां आ गया है 4 और यहां आ गया है बच्चों 5। फिर इसको इससे कैंसिल करूंगा तो ये आ गया 3, 12 आ गया कुल मिला के जी। ये आ गया है 12 और दूसरे वाला कितना आ जाएगा जी, ये आ जाएगा 16। तो जो हमारा थर्ड पार्ट हुआ, लिस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट के लिए z का वैल्यू क्या होगा 12 + 16 आयोटा। उम्मीद है बहुत आराम से आप समझ गए होंगे। अब मुझे मैक्सिमम पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट वाला देखना है, कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा होगा। बच्चों देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां सबसे छोटा एंगल बना है। जैसे मैं आगे को बढ़ना शुरू करूंगा तो ये एंगल बढ़ना शुरू हो जाएगा। यहां जाऊंगा तो एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, उससे आगे जाऊंगा तो 90 से बड़ा हो जाएगा। तो सबसे बड़ा एंगल मुझे यहां लग रहा है, जब इस साइड से टेंजेंट बनाएंगे तो यहां सबसे बड़ा एंगल बनने वाला है। तो इस केस में जब यहां लाइन बनाओ तो ये टोटल एंगल आर्गुमेंट बनेगा ना, तो इस वाले पॉइंट का आर्गुमेंट सबसे ज्यादा होगा। अब इस डायग्राम को आप ध्यान से देख ही लेंगे तो आपको समझ आ रहा होगा कि जो पॉइंट Q है तो बिल्कुल पॉइंट P के सामने होगा। पॉइंट P के बिल्कुल सामने होगा, मतलब कि इसका इमेज होगा y एक्सिस के अबाउट। तो मैं पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स तो डायरेक्टली ही बता सकता हूं। पॉइंट Q के जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, x कोऑर्डिनेट उसमें नेगेटिव हो जाएगा और y आपका पॉजिटिव रहेगा, तो -12, 16। तो इसमें आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया -12 + 16 आयोटा। तो बच्चों सबसे कम मॉडुलस वाला पॉइंट 10 आयोटा, सबसे ज्यादा मॉडुलस वाला 40 आयोटा, सबसे कम आर्गुमेंट वाला 12 + 16 आयोटा पॉजिटिव वाले आर्गुमेंट वाला, और सबसे ज्यादा पॉजिटिव आर्गुमेंट वाला -12 + 16 आयोटा। आओ बच्चों कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों अब तक जो ज्यादातर हमने क्वेश्चन किए हैं वो सिर्फ उनमें सर्कल का ही यूज हो रहा था। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं उसमें सर्कल होता है, सर्कल के साथ थोड़ा सा लाइन का यूज कर लेता है। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो एक क्वेश्चन है जी, बहुत छोटा सा आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ आर्गुमेंट z is equal to π/4 and mod of z minus iota is equal to 1। बच्चों ये दो कर्व आपको गिवन है, इनके नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपको बताने का मतलब ये है कि ऐसे z आपको ढूंढने हैं जो इसको भी सेटिस्फाई करें और इसको भी सेटिस्फाई करें। मतलब कि ये दोनों जो कर्व हैं इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की ही वो बात
कर रहा है। तो हमें ये देखना है ये दोनों कर्व कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हैं बच्चों। तो उसके लिए आसान तरीका क्या है, अरे दोनों का डायग्राम बना लो भैया, दोनों का डायग्राम। आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल्स टू π/4, ये एक रे होता है, ये एक रे होता है जो ओरिजिन से स्टार्ट होगा और x एक्सिस से π/4 एंगल बनाएगा। z माइनस आयोटा इक्वल्स टू 1, मोड ऑफ z माइनस आयोटा इक्वल्स टू 1, ये एक सर्कल है जिसका सेंटर आयोटा, आयोटा मतलब कि 0,1 पे है और रेडियस 1 है। सबसे पहले ना भैया सर्कल बना लेता हूं। सबसे पहले हमने बनाया एक सर्कल, सबसे पहले बना रहे हैं बच्चों एक सर्कल। इस सर्कल का जो सेंटर है बच्चों वो 0,1 पे है और इसका रेडियस 1 है। इसका मतलब कि ये यहां ओरिजिन से पास करेगा, ये पॉइंट 0,1 है। दूसरा देखो जी, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल्स टू π/4, आर्ग्यूमेंट z इक्वल्स टू π/4, ये देखिएगा ये एक रे है जो ओरिजिन से स्टार्ट होती है और x एक्सिस से π/4 एंगल बना के जाएगी। इसमें देखो कितना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यूज होना है। आर्ग्यूमेंट z इक्वल्स टू π/4 एक रे होती है, ओरिजिन से स्टार्ट होती है, लेकिन उसमें ओरिजिन इंक्लूडेड नहीं होता। तो ये जो ओरिजिन वाला पॉइंट है ये सर्कल पे तो है लेकिन इस रे पे नहीं है, तो ये कॉमन पॉइंट नहीं है। तो दूसरा कॉमन पॉइंट ये है जी। तो कुल मिला के कितने कॉमन पॉइंट आए, सिर्फ एक ही कॉमन पॉइंट आया। तो आंसर कितना हो गया जी, 1 आंसर हो गया है। समझ में आ गया, कितना बेसिक सा छोटा सा क्वेश्चन था, बस आपको उसका डायग्राम बना लेना था, एकदम से आंसर बच्चों आ जाना था। आइए और करते हैं ऐसा ही एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ ऐसा कहा गया है बच्चों, इफ mod of z1 is equal to 2 and 1 minus iota z2 plus 1 plus iota z2 conjugate is equal to 8 root 2 is equal to 8 root 2। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ मोड ऑफ z1 माइनस z2। देखिएगा बच्चों, मोड ऑफ z1 इक्वल्स टू 2 है, इसका मतलब यह होता है कि जो z1 है एक सर्कल पे लाई करता है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है और रेडियस 2 है, और 1 माइनस आयोटा z2 प्लस 1 प्लस आयोटा z2 कॉन्जुगेट इक्वल्स टू 8 रूट 2। ये बेसिकली एक लाइन का इक्वेशन है, ये एक लाइन का इक्वेशन है। तो z2 एक लाइन पे लाई करता है, z1 एक सर्कल पे लाई करता है। अब उनके बीच का आपको डिस्टेंस बताना है, कौन से वाला, मिनिमम डिस्टेंस बताना है बच्चों। तो क्या करेंगे इसके लिए भाई, एक लाइन और सर्कल के बारे में आप समझते हैं। यदि लाइन सर्कल को ऐसे इंटरसेक्ट करके जाएगी तो फिर तो मिनिमम डिस्टेंस 0 आएगा, और यदि नहीं इसको इंटरसेक्ट करके जाएगी, साइड से जाएगी, तो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस माइनस रेडियस, वो आपका आ जाएगा मिनिमम डिस्टेंस बच्चों। तो एक बार भाई सर्कल तो ना मुझे पता चल चुका है, उसका सेंटर रेडियस। ये लाइन को थोड़ा और सुंदर थोड़ा बना लेता हूं, इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूं, क्योंकि हमने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बहुत ज्यादा चीजें याद नहीं की हैं। तो इसको सिंपली आप क्या करिए, कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर लीजिए। वो चेंज करना बहुत ही आसान होता है। आप z2 को x प्लस आयोटा वाई लिख दीजिए, z2 को x प्लस आयोटा वाई लिख दीजिए बच्चों। तो देखिएगा ये क्या बनने वाला है भाई, इसमें इमेजिनरी वाले तो सब कैंसिल हो जाएंगे, रियल वाले खाली बचते हैं। तो यहां से आया x, यहां से भी आया x, हो गया 2x। इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस आयोटा स्क्वायर y आएगा, मतलब कि प्लस y हो जाएगा। यहां से प्लस y आएगा तो ये प्लस 2y इज इक्वल टू 8 रूट 2, मतलब कि x प्लस y इज इक्वल टू 4 रूट 2। ये बच्चों आ गया लाइन का इक्वेशन। अब डायग्राम बनाता हूं एक बार छोटा सा। बच्चों एक सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है और उसका रेडियस 2 है, ये ना, सेंटर ओरिजिन पे है, रेडियस 2 है, और ये लाइन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 रूट 2। एक बार x को 0 रखो, एक बार y को 0 रखो, लाइन का एक बन जाएगी आराम से। तो लाइन कुछ इस तरीके की बच्चों बनने वाली है भाई। इसमें ये पॉइंट आपका 4 रूट 2 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, तो इसका मतलब बाहर ही बनेगी। अब बच्चों इन एक पॉइंट इस पे लेना है, एक पॉइंट इस पे लेना है, और उनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस बताना है।
तो मिनिमम डिस्टेंस तो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है। तो ये यहां से परपेंडिकुलर बना, ये ओरिजिन है। इस पॉइंट का नाम मैं ए रख लेता हूं, इस पॉइंट का नाम बी रख लेता हूं। तो बच्चों जो मिनिमम वैल्यू होगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2, इस डायग्राम में वो ए बी है, इस डायग्राम में वो ए बी दिखाई दे रहा है। भाई मैं ए बी निकालूंगा कैसे, पहले ओ बी निकालूंगा, उसमें से ओ ए को माइनस करूंगा, ओ बी माइनस ओ ए। बच्चों ओ बी कौन है, ओ बी है ओरिजिन से लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओरिजिन से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बच्चों निकाल डालो। याद है फॉर्मूला, याद है? अरे इसमें 0 0 रखेंगे तो 4√2 आ जाएगा, और अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते हैं वो √2 आएगा, मतलब कि ये 4 आ गया। इस लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 आ गया, ओ बी का वैल्यू 4 हो गया, ओ ए का वैल्यू 2 है, तो 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2। तो आंसर बच्चों आ गया है 2। तो आपने इन क्वेश्चन में क्या देखा, कहीं आपको रे ले लिया, उसके साथ में कहीं लाइन ले लिया, इस तरीके से भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी करने वाले हैं ये कॉम्प्रीहेंशन टाइप का क्वेश्चन है, पैसेज आपको गिवन है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। ये आईआईटी जेईई में एक बार बच्चों पूछा गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में गिवन है लेट ए बी सी बी 3 सेट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स एज डिफाइंड बिलो। सेट ए गिवन है z such that imaginary part of z greater than or equal to 1. Set B z such that mod of z minus 2 minus iota equals to 3. And set C z such that real part of 1 minus iota z is equal to √2. तो भाई तीनों सेट्स को मैं ध्यान से देख पा रहा हूं, तो सेट बी तो मुझे समझ आ गया है, ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका सेंटर 2,1 और रेडियस 3 है। यदि मैं इसको देखूं इमेजिनरी पार्ट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, भाई जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर में x प्लस आयोटा y लेता हूं तो इमेजिनरी पार्ट तो y होगा, तो y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है। ये एक लाइन का एक साइड वाला पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या होगा ये देखने के लिए मुझे इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा बच्चों। तो ये 3 सेट्स गिवन है, इनको मैं अच्छे से बना लूंगा। फिर बाद में आपसे क्या पूछा गया है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। पहले क्वेश्चन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C H, मैंने कि इन तीनों सेट्स में कॉमन कितने एलिमेंट्स हैं। उससे आगे पूछा गया लेट Z बी एनी पॉइंट इन A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, मतलब जो Z है वो इन तीनों का कॉमन कोई पॉइंट है, तो आपको Z प्लस 1 माइनस आयोटा मोड स्क्वायर प्लस Z माइनस 5 माइनस आयोटा होल स्क्वायर, इसके सम का वैल्यू पूछा है, किस किस के बीच में लाई करेगा, ऑप्शन आपको गिवन है। ऐसी एक और थर्ड क्वेश्चन भी गिवन है, उसको बाद में पढ़ ही लेंगे। तो सबसे पहले तो हमें क्या देखना है, जो तीनों सेट्स आपको गिवन हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको भैया जी हम पहले देखते हैं। बच्चों जो पहला सेट ए है वो तो मैं समझ चुका हूं कि जो सेट ए है वो सिंपली क्या है, वो है y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, y ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब एक लाइन y इक्वल्स टू 1 के ऊपर वाला पार्ट है। सेट बी एक सर्कल है। अब सेट सी को मैं देखना चाहता हूं। सेट सी के लिए रियल पार्ट ऑफ 1 माइनस आयोटा इंटू जेड इज इक्वल टू √2 गिवन है। तो भाई मैं z को क्या मान लूंगा, x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू √2। अब मुझे इसका रियल पार्ट देखना है, तो इस वाले को इसमें मल्टीप्लाई करूंगा x, इसको इसमें करूंगा माइनस आयोटा स्क्वायर y, मतलब कि प्लस y बन जाएगा। तो इसका जो रियल पार्ट है बच्चों वो x प्लस वाई आ रहा है और इक्वल्स टू √2 है। तो बच्चों ये जो सेट C है ये एक्चुअली में एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बच्चों मैं इसका डायग्राम बनाता हूं। तो डायग्राम में सबसे पहले तो क्या एक सर्कल है जो सेट B में है, जिसका सेंटर 2,1 पे है और रेडियस 3 है। तो बच्चों एक सर्कल में बना रहा हूं। ये बच्चों एक सर्कल कोई गिवन है आपको जिसका सेंटर यहां 2,1 पे है और इसका रेडियस 3 के इक्वल है बच्चों। रेडियस 3 के इक्वल है, इसका मतलब ये यहां 2,1, लेकिन थोड़ा सा लिख देता हूं छोटा सा, 2,1 बच्चों।
तो यहाँ एक्स एक्सिस जिससे थोड़ा सा नीचे होगा और वाई एक्सिस इधर कहीं होगा, तो ऐसे बच्चों बना देता हूं। ये बन गया अपना वाई एक्सिस और यहां बन गया बच्चों एक्स एक्सिस, रियल एक्सिस या इमेजिनरी एक्सिस भी कह सकते हो भाई। तो ये पहले वाला मतलब जो सेट बी था वो ये सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। सेट ए क्या है, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ये वाली बच्चों लाइन y इक्वल्स टू 1 है। y ग्रेटर देन इक्वल्स टू मतलब इस लाइन और इसके ऊपर वाला पार्ट। और उसके बाद ये सेट सी में एक लाइन है x प्लस वाई इक्वल्स टू √2, ये एक लाइन है बच्चों, ये 2 है, तो ये लाइन कुछ ऐसी बनेगी, ये लाइन कुछ ऐसी बनेगी। ये वाला पॉइंट आपका 0, √2 और ये वाला पॉइंट √2, 0 बन जाएगा बच्चों। तो देखिए कहानी क्या क्या है, एक तो आपको इस लाइन के ऊपर वाला पार्ट लेना है, ये सर्कल लेना है मतलब सर्कमफेरेंस, और ये वाला स्ट्रेट लाइन। तीनों में यदि एक कॉमन पॉइंट देखता हूं तो एक ही कॉमन पॉइंट आ रहा है, ये वाला पॉइंट कॉमन है भी। ध्यान से देखो, ये वाला पॉइंट लाइन और सर्कल का इंटरसेक्शन है। वास्तव में लाइन और सर्कल के इंटरसेक्शन 2 बनने थे, लेकिन इसमें कंडीशन y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 गिवन है, इसलिए इस लाइन के ऊपर वाला पार्ट लेना है, तो उसमें एक ही पॉइंट आया P। तो बच्चों सेट ए का मतलब y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, इस लाइन के ऊपर वाला पार्ट। सेट बी मतलब ये सर्कल, सेट सी मतलब ये वाली लाइन। इन तीनों में कॉमन कितने पॉइंट है, एक ही कॉमन पॉइंट है, तो तीनों में एक ही कॉमन पॉइंट है। तो तीनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने कॉमन है, 1। अब बच्चों में दिया पहला क्वेश्चन देखता हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब तीनों में कॉमन कितने एलिमेंट्स हैं, तो आंसर होगा सिर्फ 1, 1.1 इसमें कॉमन है। अब मैं दूसरे क्वेश्चन को पढ़ता हूं। दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा है बच्चों, जेड बी एनी पॉइंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। भाई ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में तो एक ही पॉइंट आया है, उसी पॉइंट का नाम जेड है, जो पॉइंट हमने पी लिखा है वही जेड है। अब आपको जेड प्लस 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, इसको मैं इधर लिख लेता हूं। सेकंड क्वेश्चन, तो ये जो पॉइंट पी है बच्चों वास्तव में यही आपका जेड है, एक ही पॉइंट कॉमन है। वैल्यू किसकी पूछी गई है, जेड प्लस 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस 5 माइनस आयोटा होल स्क्वायर, मतलब कि जेड माइनस -1 प्लस आयोटा और जेड माइनस 5 प्लस आयोटा। तो ये सिंपली क्या पूछा गया है, जेड का -1, 1 से डिस्टेंस और जेड का 5, 1 से डिस्टेंस। ध्यान से समझिए बच्चों, ये पॉइंट 2, 1 है और इस सर्कल का रेडियस 3 है, ये वाला डिस्टेंस बच्चों 3 है, तो ये वाला पॉइंट पता है क्या है, ये 5, 1 होगा, और ये पॉइंट पता है क्या होगा, ये -1, 1 होगा। तो ये जेड का -1, 1 से डिस्टेंस, यहां यदि मैं थोड़ा सा डायग्राम ऐसे बना लू, यहां इसका नाम ए रख लेता हूं, तो ये जो लिखा ना जेड -1 प्लस आयोटा का मोड, ये कुछ और नहीं है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है, तो ये लिखा हुआ है यहां पी ए और इसका होल स्क्वायर। ऐसे ही ये वाला जो है जेड और 5, 1 के बीच का डिस्टेंस है, इसका नाम यदि मैं बी रख देता हूं तो ये है पी बी का स्क्वायर। इसको यहां से आप ऐसे ज्वाइन कर दीजिए। आप देखो बच्चों, ये आपका डायमीटर है, सेंटर से पास कर रहा था, इसका मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। तो ये पी ए बी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका हाइपोटेन्यूस ए बी है, तो पी ए का स्क्वायर प्लस पी बी का स्क्वायर तो ए बी के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, तो इक्वल्स टू ए बी होल स्क्वायर, और ए बी तो डायमीटर है और डायमीटर कितना है 6, तो ये आ गया 36। तो बच्चों इसका वैल्यू आ गया 36। क्वेश्चन में पूछा क्या गया था कि इसका वैल्यू किसके बीच में लाई करता है, भाई हमारा वैल्यू तो 36 आया है। देखो कौन सा ऑप्शन है किसके बीच में लाई करता है, 25 और 29 नहीं, 30 और 34 नहीं, 35 और 39 ये सही, 35 और 39 के बीच में लाई करता है। अब बच्चों चलते हैं थर्ड क्वेश्चन के पास। थर्ड क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहली बार। कहा है लेट जेड बी एनी पॉइंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब कि वही वाला पॉइंट पी है, एंड लेट डब्ल्यू बी एनी पॉइंट सेटिस्फाइंग w -2 माइनस आयोटा लेस देन 3, मोड ऑफ w -2 माइनस आयोटा लेस देन 3। इसका मतलब क्या हुआ, जो w है
एक सर्कल के अंदर लाई करता है जिसका सेंटर 2,1 पे है और रेडियस 3 है। अरे ध्यान से देखो, ये तो वही जो सेट बी में हमारा सर्कल था वही है, मतलब डब्ल्यू सर्कल के अंदर लाई करता है। तो आपको बताना है मोड जेड माइनस मोड डब्ल्यू प्लस 3 का जो वैल्यू है वो किसके बीच में लाई करेगा बच्चों। तो आइए देखते हैं। तो सिंपल सी बात क्या है भाई, ये थर्ड क्वेश्चन अभी देख रहा हूं, जो डब्ल्यू है वो इस सर्कल के अंदर लाई करता है। डब्ल्यू इस सर्कल के अंदर लाई करता है, कहीं भी लाई कर सकता है बच्चों। तो बच्चों यदि डब्ल्यू इस सर्कल के अंदर लाई करता है तो मोड ऑफ डब्ल्यू का वैल्यू कहां से कहां तक होगा। डब्ल्यू इस सर्कल के कहीं, ये है बच्चों ओरिजिन। डब्ल्यू कहां लाई कर रहा है, इस सर्कल में कहीं भी लाई कर रहा है। तो बच्चों जो उसका मॉडुलस होगा उसका मिनिमम वैल्यू तो 0 होगा। डब्ल्यू यहां भी आ सकता है, तो डब्ल्यू का जो मोड होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। लेस देन इक्वल्स टू क्या होगा, वैसे इक्वल्स टू भी नहीं होगा, लेस देन ही होगा सिंपल, क्योंकि ये सर्कल पे नहीं सर्कल के अंदर ही लाई कर रहा है। मैक्सिमम वैल्यू कैसे हुआ करता था, जब ये लाइन यहां से ऐसे ऐसे इधर पास करेगी, यहां जब पहुंचेगा डब्ल्यू तो डिस्टेंस मैक्सिमम आएगा ओरिजिन से। तो उसमें ये रेडियस आ गया 3 और 0,0 का 2,1 से डिस्टेंस ये आ गया √5, तो 3 प्लस √5। तो W का मोड W का जो वैल्यू होगा 0 से 3 प्लस √5 के बीच में होगा बच्चों। अब यदि मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो माइनस W माइनस मोड ऑफ W का जो वैल्यू होगा वो -3 से -√5 और इधर बच्चों आ जाएगा 0, है ना भी। माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है, हमने इसको इधर इसको उधर लिख दिया है, बस इतना सब किया है। अब बच्चों और देखो जी, अब बात करते हैं मोड ऑफ जेड की। मोड ऑफ जेड के बारे में पूछा है ना, मोड जेड माइनस मोड डब्ल्यू प्लस 3 का वैल्यू पूछा है। तो मोड जेड की मैं बात करता हूं, तो मोड जेड क्या होगा, ये देखो जी यहां जेड है। मोड जेड का मतलब इसका ओरिजिन से डिस्टेंस, भाई यहां से देखो, इसका यहां से मैं डिस्टेंस निकालूंगा तो 1 से तो ज्यादा ही आएगा, क्योंकि ये वाली जो लाइन बनी हुई है ये इससे 1 डिस्टेंस पे बनी हुई है, तो वो तो इसके ऊपर ही है, तो इसका डिस्टेंस जो होगा 1 से तो ज्यादा ही होगा। तो मोड ऑफ जेड का जो वैल्यू होगा 1 से तो बड़ा ही होगा। और छोटा किससे होगा, मोड जेड लेस देन होगा 3 से बच्चों। ये मैं डिटेल में भी डिस्कस कर दूंगा आपको कि मोड जेड 3 से छोटा क्यों आ रहा है। वैसे देख के हल्का सा फील हो सकता है यहां से कि छोटा सा ही तो है भाई, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस। फिर भी मैं डिटेल में भी डिस्कस करूंगा इसको कि मोड जेड 3 से छोटा क्यों बोल दिया मैंने। अब एक बार जो मुझे वैल्यू निकालना है वो निकाल लेता हूं। मुझे निकालना है मोड जेड माइनस डब्ल्यू, मोड जेड माइनस मोड डब्ल्यू, इसका वैल्यू पहले +3 भी निकालना है, +3 बाद में करता हूं, पहले ये कर लेता हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों को ऐड करना है भाई, मोड जेड माइनस मोड डब्ल्यू का मतलब इन दोनों इनइक्वलिटीज को ऐड करना है। तो भाई ऐड करूंगा, इधर 1 है, इधर -3 माइनस √5 है, तो ये -2 माइनस √5 हो जाएगा और इधर बच्चों 3 हो जाएगा। अब बच्चों इसमें 3 और ऐड करना है मुझे, तो यहां बच्चों 6 बन जाएगा और यहां 1 माइनस √5 बन जाएगा बच्चों। ये जो वैल्यू 1 माइनस √5 है, 1 माइनस √5 ये -3 से तो बड़ा ही है, -3 से बड़ा है। तो कुल मिला के जो इसका वैल्यू आ गया है मोड जेड माइनस मोड डब्ल्यू प्लस 3, इसका वैल्यू -3 से 6 के बीच में होगा, -3 और 6 के बीच में होगा। अब बच्चों एक बार ऑप्शन पे नजर डाल लेता हूं कि कौन सा ऑप्शन बच्चों सही आ रहा है। ऑप्शन देखो जी, कहा था वैल्यू -6 और 3 के बीच में होगा ना, ये गलत बात है। हमारा आंसर तो आया -3 और 6 के बीच में होगा। बच्चों यदि वैल्यू -3 और 6 के बीच में है तो वो -6 और 6 के बीच में भी तो हुआ, और वो -3 और 9 के भी बीच में हुआ बच्चों। तो ये तीनों ऑप्शन इसके एकदम से सही हैं बच्चों। अब भाई एक बात आपके साथ डिस्कस करनी और रहेगी कि मैंने मोड जेड को लेस देन 3 क्यों कहा था। आइए मैं इसको यहां एक्सप्लेन कर देता हूं आपके लिए।
बच्चों डायग्राम से आप देखिएगा ये जो पॉइंट P है ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और ये वाला पॉइंट देखो इसका जो x कोऑर्डिनेट है, इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो -1 है। तो यहां से आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो इससे राइट हैंड साइड में ही लाई करेगा, मतलब कि इससे बड़ा होगा। तो मतलब जो x कोऑर्डिनेट होगा, यदि मैं पॉइंट P को x, y कहता हूं, तो यहां जो x होगा वो -1 से बड़ा होगा और 0 से छोटा होगा बच्चों। और बच्चों यदि मैं पॉइंट P को x, y कह रहा हूं तो इसका मतलब ये भी तो हो रहा है कि x + y का वैल्यू √2 होगा, ये इस वाली लाइन पे लाई करेगा ही। तो भाई यदि x का वैल्यू -1 से 0 के बीच में है तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, y का वैल्यू बच्चों आ जाएगा √2 से 1 + √2 के बीच में। इजीली कैलकुलेशन करके हम ये लिख सकते हैं, या बेसिकली ऐसे ही समझ लो, एक बार मैंने x को -1 रख दिया, y का वैल्यू 1 + √2 आ गया, एक बार 0 रख दिया, एक बार √2 आ गया। तो y का वैल्यू √2 से 1 + √2 के बीच में लाई करेगा बच्चों। अब भाई बच्चों मुझे तो निकालना है P का ओरिजिन से डिस्टेंस, वो होगा x² + y²। उसको निकालने के लिए कंडीशन और मैं यूज कर लेता हूं बच्चों, ये जो पॉइंट P है ये सर्कल पे लाई करेगा, और सर्कल का सेंटर 2,1 पे है और रेडियस 3 है। इसका मतलब कि x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 होगा। इसको यदि मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूं तो ये x² + y² इज इक्वल टू x² + y² इक्वल्स टू 4x + 2y, 4x + 2y + 4, ये शायद यहां बच्चों बन जाएगा। अब बच्चों यहां आप x को यहां से √2 - y पुट कर दो, x को √2 - y पुट कर दो सिर्फ उस साइड में, क्योंकि x² + y² का जो रूट होगा वही मॉडुलस होगा, उसका वैल्यू तो मुझे निकालना ही है, तो इधर मत पुट करो, उधर ही खाली पुट करो। तो x² + y², x ये क्या पुट करना है, √2 - y, तो ये बन जाएगा 4√2 - 4y + 2y + 4। अब बच्चों ये बन गया है अपना 4√2 - 2y और +4। अब बच्चों y का वैल्यू √2 से 1 + √2 के बीच में है, तो इससे मुझे x² + y² का वैल्यू मिल जाएगा। कहां से कहां तक होगा, तो x² + y² का जो वैल्यू बच्चों आने वाला है वो कैसे आएगा, एक बार y को आप इसमें √2 पुट कर दो, y को √2 पुट कर दोगे तो देखो ये क्या बन गया 2√2, तो 4√2 - 2√2 हो गया 2√2 + 4, तो 2√2 + 4। और एक बार आप 1 + √2 पुट कर दो तो ये 2 से मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 2 और 2√2, तो 4√2 - 2 और -2√2 और +4। तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है ये 2 + 2√2 बन रहा है बच्चों, ऐसा बच्चों बन गया है। इधर वाली वैल्यू मेरे लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, इधर वाली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि mod z <1 है, > 1 है, ये तो पता चल ही गया आराम से। लेस देन क्या होगा ये देखना है बच्चों। 2√2 + 4, 2√2 + 4 क्या 9 से छोटा होगा, बिल्कुल 9 से छोटा ही होगा। तो x² + y² का वैल्यू <9 है, मतलब कि mod z का वैल्यू <3 बच्चों होगा। सो इसलिए मैंने यहां लिख दिया था कि mod z का वैल्यू <3 है बच्चों। तो ये बच्चों क्वेश्चन हमने देखा, काफी अच्छा क्वेश्चन था, स्पेशली इसका जो लास्ट पार्ट था वो बहुत ही अच्छा था। ठीक है भी, तो आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं डिस्कस। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों कहा गया है लेट a, b बिलोंग्स टू R एंड a² + b² is not equal to 0. a, b belongs to R and a² + b² is not equal to 0. बच्चों ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये भी जेईई एडवांस में पूछा गया है 2016 में। जैसा हम आपको बता चुके हैं बच्चों, जो जेईई एडवांस में क्वेश्चन आते हैं वो अक्सर इस ज्योमेट्री वाले पार्ट से आते हैं, और क्वेश्चन थोड़े अच्छे ही होते हैं। अच्छे मतलब बिल्कुल आसान वाले नहीं आते, थोड़ा ठीक ठाक लेवल के ही आते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, ए बी बिलोंग्स टू आर है, रियल नंबर है, a² + b² 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि a और b दोनों 0 नहीं है, a और b दोनों का वैल्यू 0 नहीं है। सपोज s is equal to
Z belongs to C. C for complex numbers such that Z is equal to 1 upon A plus iota bt, where T belongs to R and T is not equal to 0. If Z is equal to x plus iota y and Z belongs to S, then x, y lies on. बेसिकली आपको जो x, y है उसका लोकस बताना है बच्चों, मतलब ये जो z है इसका लोकस बताना है। ऑप्शन है आपके पास द सर्कल विद रेडियस 1 upon 2a and center 1 upon 2a, 0 for a greater than 0, b not equal to 0. a greater than 0 and b not equal to 0. ऑप्शन बी में भी बिल्कुल ऐसा ही है। रेडियस का है -1 अपॉन 2a और बच्चों सेंटर कहाँ है -1 अपॉन 2a, 0 for a less than 0 and b is not equal to 0. C ऑप्शन बच्चों, the x-axis for a is not equal to 0, b equal to 0, and the last option is the y-axis for a is equal to 0 and b is not equal to 0. तो देखिएगा बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। डिफरेंट केसेस में आपका लोकस डिस्कस करना है। आइए शुरू हो जाते हैं बिना घबराए भी। बच्चों z हमारा क्या है 1 अपॉन a प्लस आयोटा bt है। इसके आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए बच्चों। a माइनस आयोटा bt से मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता हूं बच्चों, तो ये बन गया है a माइनस आयोटा bt अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर t स्क्वायर। बच्चों z कौन है, z x प्लस आयोटा y है, तो यदि मैं इसको x प्लस आयोटा y लिखता हूं तो x प्लस आयोटा y इक्वल टू क्या हो गया a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर t स्क्वायर माइनस आयोटा bt अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर t स्क्वायर। अब बच्चों इसमें यदि रियल और इमेजिनरी पार्ट में कंपेयर कर देता हूं तो x का वैल्यू आएगा a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर t स्क्वायर और y का वैल्यू आएगा माइनस bt अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर t स्क्वायर। लिख देता हूं एक बार जी। तो यहां से x का वैल्यू बच्चों क्या आ गया है a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर t स्क्वायर और y का वैल्यू आ गया माइनस bt अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर t स्क्वायर। ऐसा बच्चों देखिएगा आ जाएगा। अब भाई बच्चों मुझे तो लोकस की चर्चा करनी है तो कुछ ऑप्शंस के पास क्या ऐसे यहीं से देख लेता हूं बच्चों। यदि इसमें a का वैल्यू 0 हो जाए और a का वैल्यू 0 ना हो ऐसा कहा है और b का वैल्यू 0 हो जाए तो क्या होगा, b का वैल्यू 0 हो जाए तो y इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो लोकस क्या आ गया y इक्वल्स टू 0। यदि b 0 हो जाए तो y इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा ये x एक्सेस। अच्छा इसमें ये समझ में आया a नॉट इक्वल टू 0 क्यों कहा। देखो भाई यदि a भी 0 हो गया और b भी 0 हो गया, दोनों 0 हो गए, वो पॉसिबल नहीं है, क्वेश्चन में दिया है वो पॉसिबल नहीं है, फिर भी हम सोच लेते हैं यदि दोनों 0 हो गए तो ये 0 ये भी 0 तो फिर तो एक पॉइंट आ जाएगा 0,0। लेकिन यदि b 0 हो और a 0 ना हो तो यहां देखो x का वैल्यू 0 नहीं हुआ तो x का वैल्यू चेंज होता रहेगा, y का वैल्यू हमेशा 0 रहेगा, तो ये x एक्सेस आएगा बच्चों। और बच्चों यदि a का वैल्यू 0 होता है b का वैल्यू 0 नहीं होता है, a का वैल्यू 0 होने का मतलब x 0 आ गया, x इक्वल्स टू 0 मतलब कि y एक्सेस हो गया। ऑप्शन देखूं ऐसे ही दिए हैं या ऑप्शन में कुछ अलग कहा था। ऑप्शन में कहा था x एक्सेस होगा यदि b का वैल्यू 0 होगा, b का वैल्यू 0 होगा तो x एक्सेस होगा। बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया।
ये वाला ऑप्शन सही। ए का वैल्यू 0 होगा तो y सही होगा। 2 ऑप्शन का काम तो बच्चों निपट गया है। बाकी दोनों ऑप्शन में 0 कोई नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसी चर्चा की है। तो इसमें आप क्या करेंगे भाई, अब इसमें देखो समस्या क्या है, लोकस कैसे निकालूं मैं। लोकस में समस्या टी है भाई, टी ऑप्शन में कुछ नहीं है और क्वेश्चन में कहा है टी कोई रियल नंबर है, इसका मतलब टी एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसको गायब करना पड़ेगा तभी लोकस निकलेगा। तो बच्चों गायब करने के लिए क्या कीजिए रे, आप भाई क्या कीजिए, हाँ समझ आ गया, आप इन दोनों को डिवाइड कर लीजिए। तो बच्चों दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे, जैसे मान लीजिए y अपॉन एक्स में कर देता हूं, y अपॉन एक्स, या x अपॉन वाई भी कर सकते थे, तो y अपॉन एक्स में कर दूंगा तो ये वैल्यू देखो कितना आ जाएगा, अपॉन वाले तो कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस बी टी अपॉन ए। तो यहां से t का वैल्यू बच्चों निकल आएगा माइनस का ए वाई अपॉन बी एक्स। टी का वैल्यू आ गया माइनस का ए वाई अपॉन बी एक्स। अब आप क्या करने वाले हैं बच्चों, अब भाई बच्चों इसमें आप क्या करेंगे, ये वाला ले लो या तो ये वाला ले लो, और वहां उसमें आप क्या करिए, वैल्यू पुट कर दीजिए टी का, तो एक्स वाला ले लो ना, एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और टी का वैल्यू ये रखना है, ये हो गया ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो यहां बच्चों बी स्क्वायर से बी स्क्वायर तो कैंसिल हो गया बच्चों, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया। आप क्या करने वाले हैं भाई, इसका थोड़ा एलसीएम लेने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों इसका मैं एलसीएम ले लूंगा, तो यहां x इक्वल्स टू ऊपर a है, ये जो नीचे वाला एक्स स्क्वायर है ये बहुत घूम फिर के ऊपर पहुंच जाएगा, और अपॉन में यहां क्या बनेगा अभी, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। बच्चों अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से, बस एक तो ये वाले x का एक पावर इससे कैंसिल हो जाएगा, एक a कॉमन आ जाएगा, यहां से a स्क्वायर कॉमन ले लो, यहां से आप a स्क्वायर कॉमन ले लोगे यदि, तो या आप ऐसा करो, इसको पहले आप इधर ले जाओ, एक a को कैंसिल कर दो, एक a को कैंसिल करके इधर इसको आप ले जाइए, तो ये क्या बनने वाला है भाई, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, ये a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x, ऐसा बच्चों ये बन जाएगा, एक कैंसिल हो गया है। तो ये देखिए एक सर्कल का इक्वेशन तो बच्चों आ चुका है, ये एक सर्कल का इक्वेशन आ गया है, और इस सर्कल का सेंटर और रेडियस आपको निकालना है। थोड़ा सा और इसको मैं अच्छा लिख देता हूं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए एक्स इज इक्वल टू 0। ये बच्चों आ गया सर्कल का इक्वेशन। बच्चों अब इस सर्कल का सेंटर और रेडियस बताना मेरे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसका सेंटर 1 अपॉन 2a कोमा 0 होगा। अरे माइनस जी कोमा माइनस एफ करके फॉर्मूला होता है ना, वही ना यूज किया है। और इसका जो रेडियस आने वाला है, इसका वो रेडियस आएगा बच्चों 1 अपॉन 2a, रेडियस आएगा 1 अपॉन 2a। अब इतना तो सबको आती है सर्कल के इक्वेशन से सेंटर और रेडियस निकालना, तो सेंटर 1 अपॉन 2a आ गया और रेडियस बच्चों 1 अपॉन 2a आ गया है। अब यहां बच्चों जो a है वो कैसा है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब बच्चे कह रहे हैं इसकी तो चर्चा करी ही नहीं आपने कि आपका a पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो यहां से आप ध्यान से देखेंगे तो आपका a कैसा होगा, तो a तो भाई कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि कुछ कंडीशन तो लिया नहीं है। तो a पॉजिटिव हो या a नेगेटिव हो, सेंटर तो दोनों केसेस में कितना आ रहा है, 1 अपॉन 2a कोमा 0 ही आ रहा है। अब बात मैं रेडियस की करूं तो जब a पॉजिटिव होगा तो रेडियस को कहूंगा 1 अपॉन 2a, और यदि a नेगेटिव हुआ तो कहूंगा माइनस का 1 अपॉन 2a। तो सेंटर हमेशा 1 अपॉन 2a कोमा 0 आएगा, रेडियस a पे डिपेंड कर जाएगा। नहीं डिपेंड क्या कर रहा है, रेडियस निकालोगे ना अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी वाले फॉर्मूले से, तो उसमें मोड आएगा, तो a पे मोड आएगा, पॉजिटिव में ए पॉजिटिव होगा तो मोड पॉजिटिव में ओपन होगा, ए नेगेटिव होगा तो नेगेटिव में ओपन होगा। इसलिए रेडियस के लिए दो पॉसिबिलिटी है, 1 अपॉन 2a और माइनस 1 अपॉन 2a, लेकिन सेंटर हमेशा 1 अपॉन 2a कोमा 0 ही आएगा। देखो रे बच्चों कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है, सेंटर देख लो, सेंटर 1 अपॉन 2a पहले वाले में आ रहा है, तो वही बिल्कुल सही है बच्चों, और a पॉजिटिव में रेडियस 1 अपॉन 2a है।
बी वाला ऑप्शन सही इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें सेंटर -1/2a, 0 कर दिया है, ये सही नहीं है। यहां भी सेंटर 1/2a, 0 ही होगा, रेडियस -1/2a होगा। तो उम्मीद है भाई समझ में आ गया क्वेश्चन। जैसे हम आपको फिर से बता रहे हैं, क्वेश्चन अच्छे ही आते हैं जेईई एडवांस में, नॉर्मली ज्योमेट्री के अच्छे ही क्वेश्चन आते हैं। जेईई मेंस में यदि कोई क्वेश्चन आता है तो बहुत सिंपल सा आता है, लेकिन एडवांस में अच्छा क्वेश्चन आता है। आओ बच्चों एक और ऐसा ही बढ़िया सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी बच्चों जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं ये भी जेईई एडवांस का पूछा गया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जेईई एडवांस 2018 में पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। लेट STR be non-zero, STR be non-zero complex numbers, STR be non-zero complex numbers, and L be the set, of solutions z is equal to x plus iota y, where x, y are real numbers and iota is equal to under root of -1, of the equation sz plus tz conjugate plus r is equal to 0, then which of the following is या are true, which of the following is true। नीचे भैया 4 ऑप्शन आपको गिवन हैं। पहला ऑप्शन है बच्चों, if L has exactly one element, if L has exactly one element, then mod of S is not equals to mod of T। Second option, if mod of S is equal to mod of T, then L has infinitely many elements, C ऑप्शन बच्चों, the number of elements in L intersection Z such that mod of Z -1 plus iota is equal to 5 is at most 2। and last option, if L has more than one element, then L has infinitely many elements। ये देखो ये है क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है बच्चों। 4 ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। तो पहले ऑप्शन से ध्यान हटाइए, क्वेश्चन पे जाइए और क्वेश्चन को समझिए। ये जो इक्वेशन लिखा है ये क्या है वास्तव में भैया, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या बताना चाहता है, पहले इसको जानिए। जब उसको जान जाएंगे तो हो सकता है ऑप्शन भी फिर आप समझ पाए। तो आइए इसको जानने की बच्चों कोशिश करते हैं। यहां इसको लिख लेता हूं मैं। इक्वेशन है मेरे पास SZ प्लस TZ कॉन्जुगेट प्लस R इज इक्वल टू 0। ये है बच्चों इक्वेशन। अब बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं मेरे दिमाग में। एक तरीका तो ये कहता है कि भाई आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके Z का वैल्यू निकाल लो। इक्वेशन को सॉल्व करके Z का वैल्यू निकाल लो। वो कैसे निकालते हैं वो सिखा दूंगा आपको मैं। एक दूसरा तरीका ये है
कि आप ये सोच लो, बस ये सोच लो रिप्रेजेंट क्या करने वाला है, ठीक है ना। सोच लो कैसे सोचते हैं। आइए भाई, एस एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, एस एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, टी भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और आर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन ये तीनों के तीनों कांस्टेंट है, क्योंकि उसने जो सॉल्यूशन कहा है वो जेड कहा है। भाई ये कोई इक्वेशन है, ये जेड में इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन जेड है, मतलब जेड वेरी करेगा, एस टी और आर तो कांस्टेंट हैं। तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट है बच्चों। अब z को मैं x प्लस आयोटा वाई लिखूंगा, ये x माइनस आयोटा वाई होगा। उसके बाद मैं यहां थोड़ी कैलकुलेशन करूंगा, तो उसके बाद इधर इसको सॉल्व करके फाइनली बनने क्या वाला है, एक कोई रियल पार्ट बनेगा और प्लस आयोटा इंटू कोई इमेजिनरी पार्ट बनेगा और इक्वल टू 0 होगा। ऐसी तो बच्चों बनने वाला है। अब उसको जब मैं कंपेयर करूंगा तो क्या आने वाला है, रियल पार्ट इक्वल्स टू 0 एंड इमेजिनरी पार्ट इक्वल्स टू 0। अब बच्चों जो रियल पार्ट रहा होगा इसमें एस टी और आर तो कांस्टेंट है, वो कैसे भी आए उनसे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहां से x प्लस आयोटा वाई, यहां से x माइनस आयोटा वाई लिया होगा, उनको मल्टीप्लाई किया होगा, तो r जो होगा उसमें x और y आएंगे, i में भी क्या होंगे, x और y आएंगे, लेकिन x और y की जो पावर होगी वो 1 ही आएगी, 1 से ज्यादा नहीं आएगी। तो r ये क्या है, ये बनेगा लीनियर इन x एंड y, और ये भी क्या बनेगा, लीनियर इन x एंड y, दोनों x और y में लीनियर होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ r इक्वल्स टू 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और i इक्वल्स टू 0 भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये वाली जो इक्वेशन है जब मैं इन दोनों कंबाइन कर रहा हूं तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। बात क्लियर हुई भी भाई, आपने कहा ना आर भी 0 होना चाहिए, आई भी 0 होना चाहिए, यहां से एक्स वाई में एक इक्वेशन आया, यहां से भी एक्स वाई में एक लीनियर इक्वेशन आया, मतलब कि ये एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, और दोनों एक साथ 0 होने, इसका मतलब उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की चर्चा चल रही है। तो बेसिक सी बात हमने क्या समझी, इस इक्वेशन का मतलब है दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब बच्चे जो लाइंस हैं, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो उसके अंदर तीन केस बनते हैं भाई, या तो दोनों एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, या तो दोनों पैरेलल हो जाएंगी, या तो दोनों कोइंसिडेंट हो जाएंगी, तीन केस बनते हैं। तो या तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे, या तो नो सॉल्यूशन बच्चों आएगा। अब मैं देखता हूं ऑप्शन किस तरीके से दिए हैं, शायद उससे कुछ पता चल जाए, लेकिन ऑप्शन में कई सारी कंडीशंस भी दी हैं, तो मैं पहले ऑप्शन देख लेता हूं, क्या पता एक आध ऑप्शन निपट ही जाए धीरे से। तो एक ऑप्शन यदि मैं पढ़ता हूं सी वाला, कौन सा ऑप्शन पढ़ा, सी पार्ट वाला, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एल इंटरसेक्शन जेड सच दैट दिस। तो बच्चों ये जो हमारा एल है, एल के बारे में हमने क्या जाना है, एल जो रिप्रेजेंट कर रहा है एक्चुअली में दो लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके अंदर कितने केस बनेंगे, तीन केस बनेंगे। ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये सर्कल में आगे बना ले जाता हूं, ले जाके कौन सा पार्ट को मैं चेक कर रहा हूं पहले भैया, सी पार्ट को। क्वेश्चन अच्छा है, मतलब जो डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन है उसी टाइप का है। तो सर्कल है z-1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 5, तो ये एक सर्कल है ऐसे भी, ये सर्कल है। अब देखो जो पहले जो L है, जिसको L का मतलब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ही है। अब बच्चों यदि दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग हुई, दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग हुई तो इससे क्या आने वाला है, एक पॉइंट आने वाला है। अब वो जो पॉइंट आएगा, जो पॉइंट आएगा वो या तो इस सर्कल पे लाई करेगा, या तो सर्कल के बाहर होगा, या तो सर्कल के अंदर होगा, इतने केसेस बनेंगे। तो उस पॉइंट में और इस सर्कल में कितने पॉइंट कॉमन हो सकते हैं भाई, यदि वो सर्कल पे लाई करा तो ये कॉमन पॉइंट हो गया, ये एल पे भी है और ये सर्कल पे भी है। यहां हुआ तो कोई पॉइंट कॉमन नहीं, यहां हुआ तो कोई पॉइंट कॉमन नहीं, तो एक पॉइंट कॉमन हुआ यदि ये इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो यदि ये इंटरसेक्टिंग नहीं है, इंटरसेक्टिंग नहीं है, पैरेलल है, पैरेलल है तो पॉइंट आएगा ही नहीं, तो एल में कोई पॉइंट ही नहीं होगा। तो एल में कोई पॉइंट नहीं है तो एल के साथ जब इसका इंटरसेक्शन लूंगा तो उसमें भी कोई पॉइंट नहीं आएगा, तो दूसरे केस में 0 आंसर आ रहा है। तीसरा केस क्या हो सकता है, दोनों लाइन सेम हो जाए, ये दोनों सेम हो जाए तो इसका मतलब एक लाइन बनेगी, एक लाइन,
लाइन ऐसे भी बन सकती है, लाइन ऐसे भी बन सकती है। तो इस केस में कितने पॉइंट कॉमन आ रहे हैं? 2 पॉइंट कॉमन आ रहे हैं। इस केस में कोई पॉइंट कॉमन नहीं आ रहा। एक ऐसा केस भी बन सकता है, इसमें 1 पॉइंट कॉमन आएगा। तो या तो एक भी पॉइंट कॉमन नहीं, या तो 1 कॉमन, या तो 2 कॉमन। तो कुल मिला के हमने क्या देखा? या तो एक भी पॉइंट नहीं आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएंगे। 2 से ज्यादा कभी भी पॉइंट नहीं आ सकते। इसका मतलब ये सी वाला ऑप्शन एकदम से करेक्ट हो गया है बच्चों। अब मैं डी ऑप्शन के पास चलता हूं। एल को समझ लिया आपने भाई, एल क्या था? वो जो 2 लाइंस है उनके इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो लाइन के इंटरसेक्शन में बात है, या तो उसका 1 पॉइंट आएगा, या तो इनफाइनाइट आएंगे, या तो 0 आएगा। वो कह रहा है इफ एल हैज मोर देन 1 एलिमेंट, यदि एक से ज्यादा एलिमेंट उसमें आ रहे हैं। भाई 2 लाइन के इंटरसेक्शन में एक से ज्यादा पॉइंट कैसे आ सकते हैं? जब वो दोनों कॉन्सिडेंट हो जाएं, और कॉन्सिडेंट होगी तो फिर तो कितने पॉइंट्स आ जाएंगे उसमें? इनफाइनाइट पॉइंट्स आ जाएंगे। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। इफ एल हैज मोर देन 1 एलिमेंट देन एल हैज इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स। अब बच्चों जो इसके बाद दोनों ऑप्शन आपके पास बचे हैं, उनमें मॉड एस और मॉड टी के बारे में चर्चा हो रही है, और एल के बारे में कहा गया है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं। तो इसके लिए तो भैया एल को हमें निकालना पड़ेगा, मतलब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करके जो जेड का वैल्यू आएगा वो हो सकता है उसमें कहीं मॉड एस और मॉड टी आए, फिर कंडीशन यूज करें में पता चल जाए कि किस सिचुएशन में कितने एलिमेंट्स आएंगे, मतलब जेड के कितने वैल्यू आएंगे। तो भाई अब हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करना सिखाते हैं आपको, किस तरीके से सॉल्व करते हैं बच्चों। आइए चलते हैं। एस जेड प्लस टी जेड कॉन्जुगेट प्लस आर इक्वल्स टू 0 है। इसको इक्वेशन 1 कहिए। इस इक्वेशन का कॉन्जुगेट ले लीजिए, इस इक्वेशन का कॉन्जुगेट ले लीजिए। तो एस का कॉन्जुगेट एस कॉन्जुगेट जेड कॉन्जुगेट प्लस टी कॉन्जुगेट जेड प्लस आर कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 0। ये बच्चों अपना हुआ सेकंड इक्वेशन। अब बच्चों क्या करिएगा, आप फर्स्ट इक्वेशन से जेड कॉन्जुगेट का वैल्यू निकाल लीजिए। फ्रॉम 1 जेड कॉन्जुगेट इक्वल्स टू, जेड कॉन्जुगेट बड़े आराम से आप निकल सकते हैं, माइनस टाइम्स एस जेड प्लस आर अपॉन टी। अब दूसरी इक्वेशन से निकालिए जेड कॉन्जुगेट का वैल्यू। समझ पा रहे मैं क्या करना चाह रहा हूं? यहां से मैं जेड कॉन्जुगेट निकालूंगा, यहां से जेड कॉन्जुगेट निकालूंगा, फिर उन दोनों जेड कॉन्जुगेट को इक्वल रख दूंगा, तो जेड का वैल्यू आ जाएगा ना। तो यहां से जेड कॉन्जुगेट क्या आ रहा है? माइनस टाइम्स टी कॉन्जुगेट जेड प्लस आर कॉन्जुगेट अपॉन एस कॉन्जुगेट, है ना भाई। ये उधर चले जाएंगे, टी कॉन्जुगेट जेड प्लस आर कॉन्जुगेट अपॉन एस कॉन्जुगेट। ये बच्चों आ गया है। अब इन दोनों वैल्यूज को मैं इक्वल पुट कर दूंगा बच्चों। तो क्या बन जाने वाला है बच्चों? एस जेड प्लस आर अपॉन टी, एस जेड प्लस आर अपॉन टी। जो माइनस साइन आएगा वो तो भैया हट ही जाना है दोनों साइड से, इज इक्वल टू टी कॉन्जुगेट जेड प्लस आर कॉन्जुगेट अपॉन एस कॉन्जुगेट। ये बच्चों बन गया है। अब यहां से मैं सॉल्व करके क्या करने वाला हूं भाई, यहां से सॉल्व करके जेड का वैल्यू निकाल लूंगा। कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, एस एस बार इंटू जेड प्लस एस बार आर इक्वल्स टू टी टी बार जेड प्लस टी आर बार। ऐसा बच्चों बन गया है। अब ये देखो यहां जेड है और यहां जेड है, दोनों को एक साइड आप ले लो। ये बन गया मोड एस स्क्वायर, उधर से आएगा माइनस का मोड टी स्क्वायर और इंटू जेड इज इक्वल टू में टी इंटू आर कॉन्जुगेट माइनस एस कॉन्जुगेट इंटू आर। तो यहां से रे बच्चों जेड का वैल्यू आ गया है टी आर कॉन्जुगेट माइनस एस कॉन्जुगेट आर अपॉन मोड एस स्क्वायर माइनस मोड टी स्क्वायर। अब बच्चों देखो बात बनती है में दिख रही है बच्चों। यदि मोड एस इज नॉट इक्वल टू मोड टी हुआ, मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं हुआ, तो जेड का कितना वैल्यू आएगा? जेड का सिर्फ एक वैल्यू आएगा, ओनली वन वैल्यू ऑफ जेड। जेड का सिर्फ एक वैल्यू आएगा, मतलब कि जो हमारे नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे वो कितने होंगे? 1 होंगे। लेकिन
यदि मोड जेड मोड टी के इक्वल हुआ तो यहां दो केस बन सकते हैं, यहां दो केस बच्चों बन सकते हैं। मोड एस मोड टी के बराबर हो गया और टी आर कॉन्जुगेट माइनस एस कॉन्जुगेट आर ये भी जीरो के इक्वल हो गया, तो ये वाला भी देखो जीरो हो गया और ये वाला भी जीरो हो गया, फिर तो जेड के इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ सकते हैं। तो क्या आ सकते हैं इसमें? इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। कब होंगे ये? जब टी आर बार इज इक्वल टू एस बार आर हो जाएगा। और इसमें नो सॉल्यूशन भी हो सकता है, नो सॉल्यूशन भी हो सकता है। ये कब होगा भाई? नीचे वाला जीरो हो जाए, ऊपर वाला जीरो ना हो तो नॉट डिफाइंड वैल्यू आएंगी तो नो सॉल्यूशन आ जाएगा। जब टी आर बार इज नॉट इक्वल टू एस बार आर बच्चों होगा, तो इस कंडीशन में आएगा नो सॉल्यूशन। अब बच्चों मैं जाता हूं सीधे ऑप्शंस के पास और उनसे पूछता हूं वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो भाई ऑप्शन पहला क्या था? इफ मोड एस इज नॉट इक्वल टू मोड टी, तो एल में एग्जैक्टली वन एलिमेंट होगा। बिल्कुल सही है, एक ही वैल्यू तो आया था जेड का जब ये बराबर नहीं थे। और मोड एस और मोड टी बराबर हैं तो एल हैज इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स ना, ये पूरा सत्य नहीं है। ये पूरी सही बात क्यों नहीं है? इस केस में ना दो हमारे रिजल्ट आए थे, या तो इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स आएंगे या तो एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही नहीं है। तो बच्चों ऑप्शन ए, सी और डी करेक्ट होंगे बच्चों। उम्मीद है क्वेश्चन आपको थोड़ा समझ में जरूर आ गया होगा बच्चों। यही वो क्वेश्चंस हैं जिससे आईआईटी एडवांस जाना जाता है। यही है असली आईआईटी एडवांस वाले क्वेश्चन, जिसके लिए बच्चे कहते हैं भाई एडवांस तो मतलब एडवांस ही होता है। ठीक है ना भाई? तो ये प्योर एडवांस टाइप के क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही कम बच्चे इनको सॉल्व कर पाते हैं। जिनको बहुत अच्छी पकड़ होती है वही इनको कर पाते हैं बच्चों। तो फिर आपको याद दिला दे, जो कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्री वाला पार्ट है, इससे मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं, एडवांस में भी आते हैं। मेंस में तो बहुत आसान वाले आते हैं, उनमें कोई दिमाग लगाना नहीं पड़ता है। एडवांस में दोनों टाइप के आते हैं, कई बार इजी भी आ जाता है, लेकिन ज्यादातर टाइम में थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड का ही क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे आपने रिसेंटली ईयर्स के क्वेश्चन बच्चों देखे हैं। तो यदि आपकी अच्छी पकड़ हो जाती है तो कितना भी मुश्किल क्वेश्चन आए आप आराम से कर ही सकते हैं। ठीक है ना बच्चों? तो बच्चों आज भी हमने कुछ नया तो सीखा है नहीं, कॉन्सेप्ट में कुछ नया नहीं सीखा, क्वेश्चन ही प्रैक्टिस किए उसी वाले कॉन्सेप्ट से, सर्कल वाले। तो बच्चों वैसे तो ज्योमेट्री का जो मैक्सिमम पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत और आगे भी कराना है आपको। सर्कल के जो बाकी कुछ फॉर्म बने हैं वो आपको हम कराएंगे और आगे इलिप्स हाइपरबोला कराने वाले हैं। ठीक है भाई? तो मेहनत से पढ़ते रहिएगा, खूब तगड़े तगड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते रहिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।